आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हो और ड्रीम डोज चैनल पे आप सबका स्वागत है। टेस्ट पेपर 1 आपको कल पेड बैच में डाला गया था, ठीक है। और हम फिर से आपको बस एक चीज़ कहेंगे कि जो भी पेपर आपको दिया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का हो, उससे पहले आपको जो भी पढ़ाया गया है टॉपिक वाइज, ठीक है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हम बात करें, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, साइंस हो, करंट हो, आपका स्टैटिक जीके हो, हर एक चीज़ आप कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी पेपर आपको दिया जाएगा, आपका स्कोर मैक्सिमम रहेगा। ये 50 क्वेश्चंस था, हर किसी का 45 प्लस इसमें आपका स्कोर होना चाहिए अगर आपने सही से सब वीडियो एंड पीडीएफ कंप्लीट कर लिया है तो, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया है, बस आपसे इतना गुजारिश है, ट्रस्ट कीजिए और एक बार कंप्लीट कीजिए। और करंट का हमने अलग से मंथ वाइज प्लस आपको टॉपिक वाइज ट्रिक से भी हमने स्टार्ट कर दिया। नीचे लिंक होगा, आप जुड़ सकते हैं जो नए लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। देखिए, जहां मुझे लगेगा कि मुझे डिस्कस करना चाहिए मैं वहां डिस्कस कर दूंगा, ऐसे बाकी सब चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है, पेन पेपर लेके बैठिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। देखिए, हमने आपको न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, तो मोनो कार्बोहाइड्रेट या नहीं है का बात। देखो, जो ग्लूकोज है, फ्रेक्टोज है और जो आपका गैलेक्टोज है, ये सब क्या है, आपको मोनोसेक्राइड है। बट जो आपका सुक्रोज है, ठीक है, जो आपका सुक्रोज है, ये क्या है, आपका मोनोसेक्राइड नहीं है। अब हम बात करते हैं एक बार, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आप नोट बना लोगे, ठीक है, नोट बनाओगे और देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मोनोसेक्राइड का, ठीक है, तो मोनोसेक्राइड में आता है आपका ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। यहाँ आप डाइसैक्राइड करोगे, डाइसैक्राइड में आता है आपका सुक्रोज, लैक्टोज और मेल्टोज, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड में आपका आता है स्टार्च, ग्लाइकोजिन, सेलुलोज और काइटिन, ठीक है। जितने भी मैं बातें यहाँ बोलूँगा, कोई भी यूजलेस बातें नहीं होगी। आप समझ लेना, जो मैं यहाँ बातें आपके सामने रख रहा हूँ वो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। देखो, मोनोसेक्राइड का अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका ग्लूकोज। पहला क्वेश्चन आपको ग्लूकोज का बनता है कि सबसे छोटा यूनिट। देखिए, चाहे मोनोसेक्राइड में बोलूँ, डाइसेक्राइड में बोलूँ, चाहे पॉलीसेक्राइड में बोलूँ, ये जो भी है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के ही क्या है, रूप है ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन ग्लूकोज से पूछा जाता है कि जो सबसे छोटा यूनिट है ग्लूकोज का वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है, सबसे छोटा यूनिट जो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो कौन सा होता है, तो वो आपको याद रखना है ग्लूकोज, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, कि जो इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो एथलीट होते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो क्या लेते हैं, तो आपको याद रखना है वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट में भी क्या लेते हैं, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स ग्लूकोज लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, दैट मीन्स आपका प्रकाश संश्लेषण जो होता है, उसमें मेन प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, उसमें दो प्रोडक्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो मेन प्रोडक्ट होता है आपका फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है, आपका ग्लूकोज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो होता है आपका ऑक्सीजन होता है। तो ग्लूकोज से आप ये याद रखोगे। एक क्वेश्चन आप और याद रखोगे, क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज से अगर हमें एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल भी कौन सा, पीने वाला एल्कोहल, ठीक है, कि जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन एल्कोहल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिथेनॉल नहीं, इथेनॉल, C2H5OH, ठीक है। तो अगर हमें ग्लूकोज से एल्कोहल जाना है तो हमें कौन सा एंजाइम यूज करना पड़ेगा, तो जाइमेस एंजाइम। ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखें। उसके बाद फ्रेक्टोज पे आते हैं। फ्रेक्टोज से पूछा जाता है कि जो सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, मतलब सबसे मीठा शर्करा कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है आपका फ्रेक्टोज। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो मीठे फल होते हैं उसमें कौन सा शर्करा या शुगर पाया जाता है, तो आपको याद रखना है फ्रेक्टोज, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रेक्टोज और आपका गैलेक्टोज, ठीक है, ये क्या है, आपका ये मोनोसेक्राइड है। अब अगर हम लोग डाइसैक्राइड का अगर बात करें तो क्या होता है, सुक्रोज। सुक्रोज आपको याद रखना है, जो आपका टेबल शुगर है, जो टेबल शुगर मतलब जो आप खाते हो शुगर, वो क्या है, तो वो डाइसैक्राइड है। डाइसैक्राइड में भी क्या है, तो वो सुक्रोज है, उसको सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लैक्टोज और मेल्टोज, तो लैक्टोज, मेल्टोज और सुक्रोज जो ये डाइसैक्राइड। और लैक्टोज शुगर जो होता है आपका मिल्क में मिलता है, तो पूछा जाएगा कि मिल्क में कौन सा शुगर मिलता है, तो लैक्टोज मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में आता है स्टार्च, ग्लाइकोजिन, सेलुलोज और काइटिन। क्वेश्चन,
दरोगा में पूछा गया था जो आपका जो काइटिन का जो सेल वाल होता है जो कि एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो फंगस का जो सेल वाल होता है, कवक का जो सेल वाल होता है वो किससे बना होता है, तो आपका काइटिन से बना होता है, ठीक है। प्लांट का जो सेल वाल होता है वो किससे बना होता है, आपका सेलुलोज से बना होता है। और जो हम लोग एनर्जी मतलब जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, ठीक है, किस फॉर्म में करते हैं अपने बॉडी में, तो ग्लाइकोजिन के फॉर्म में करते हैं। और ये ग्लाइकोजिन कहाँ स्टोर होता है, तो आपको याद रखना है लीवर में स्टोर होता है। और जो हमारा फैटी, ठीक है, फैटी टिश्यू होता है, ऊतक जो होते हैं उसमें भी स्टोर होता है। और जो प्लांट होते हैं वो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं। या कार्बोहाइड्रेट को किस फॉर्म में करते हैं, तो स्टार्च के फॉर्म में। इतने क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। और स्टार्च, ग्लाइकोजिन, सेलुलोज और काइटिन ये सब क्या है, तो ये सब जो है आपको पॉलीसेकेराइड। मैं फिर से कहूँ, जब भी पढ़ो इस तरीके से पढ़ो, ठीक है, बाकी तो सब लोग पढ़ ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है, ठीक है। हमने आपको अभी थोड़ा दिन पहले ही आपको पूरा करवाया ट्रिक से, ठीक है। देखिए, तो जो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो नगर शैली में बने होते, ठीक है। दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में बने होते हैं और इन दोनों का मिक्सर को हम लोग बोलते हैं बैसार शैली, ठीक है। तो यहाँ जो उत्तर भारत का क्या पूछा है, विष्णुपद मंदिर, ठीक है। तो आपको याद रखना है गया स्थित विष्णुपद मंदिर जो है नगार शैली में बना हुआ है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, एहोल प्रस्ती अभिलेख, डेट मीन्स एहोल अभिलेख भी बोल सकते हो, कि रचयिता कौन है। तो सबसे पहले रचयिता का अगर हम लोग बात करें तो आप बोलोगे रवि कृति, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो एहोल अभिलेख में किन के बारे में बताया गया है, तो आप बोलोगे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया। पुलकेशिन द्वितीय कौन से राजवंश से थे, तो चालुक्य डायनेस्टी से, सब करवाया हुआ है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है, तो रवि कृति हैं। दूसरा क्वेश्चन, इनमें किन के बारे में बताया गया है, तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, किस तरीके से जो आपके हर्षवर्धन थे, जो कि वर्धमान वंश के हर्षवर्धन थे, उनको नर्मदा नदी पे हराया था। ये चीज़ आपको याद रखना है अभी एहोल अभिलेख से। उसके बाद है आपका डांडी। डांडी से एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है कि जो काव्य दर्शन है, मैंने क्या बोला, बुक का नाम काव्य दर्शन, ठीक है। तो काव्य दर्शन किनके द्वारा लिखा गया, तो आपको याद रखना है डांडी। भारवी से एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीर्ताजुनियम जो बुक है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपको याद रखना है भारवी। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये सब चीज़ पढ़ाया हुआ है, इवन मैंने ट्रिक से आपके दिमाग में इन चीज़ों को ड्रिल्ड किया है, ठीक है। हरिसेन का अगर हम लोग बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद होगा प्रयाग प्रस्ती अभिलेख जो है, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख, ठीक है, जो अभिलेख है, ठीक है, ये किनके द्वारा रचयिता किया गया है, लिखा गया बोलोगे, तो हरिसेन के द्वारा। पहला क्वेश्चन प्रयाग प्रस्ती अभिलेख, ठीक है, कहाँ है ये, इलाहाबाद में है। किनके बारे में इसमें बनाया गया, गुप्त डायनेस्टी के बारे में। गुप्त डायनेस्टी के बारे में किनके बारे में, तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में प्रयाग प्रस्ती अभिलेख में बताया गया है। अच्छे से याद रखना, हरिसेन उनके ही दरबारी कवि थे, याद रहेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आप इस तरीके से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताया गया है कि जो आपका सतलज और काली नदी के बीच में स्थित हिमालय के भाग, देखिए जो हमारा हिमालय है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा हिमालय, ठीक है, हम सबका हिमालय बोलो, ठीक है। तो हिमालय किस तरीके का माउंटेन है, तो ये आपका युवा एंड वलित पर्वत है। सबसे पहले यंग एंड फोल्डेड माउंटेन, जिसको हम लोग बोलते हैं युवा एंड वलित पर्वत है, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ में। अब जो ये हिमालय है, ठीक है, नदियों के हिसाब से भी बांटा गया है। तो पहला जो बताया गया है वो है आपका, क्या बताया गया है, आपका कश्मीर हिमालय, या हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो कश्मीर हिमालय बोलो या पंजाब हिमालय बोलो, ये आपका सिंधु नदी से लेके, ठीक है, मैंने क्या बोला, सिंधु नदी से लेके सतलज तक है, ठीक है। उसके बाद कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय के बाद आता है आपका कौन सा, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कौन सा, कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय कहाँ से, तो सतलज से लेके, ठीक है, सतलज से लेके आपका काली रिवर तक क्या है, आपका कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं हिमालय के बाद कौन सा आता है आपका, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ से है, तो काली नदी से लेके आपका तिस्ता रिवर तक, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका असम हिमालय। असम हिमालय कहाँ से, आपका तिस्ता से लेके, तिस्ता रिवर से लेके आपका ब्रह्मपुत्र, या आप दिहांग रिवर भी बोल सकते हो। देखो दिहांग जब ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जब
सबसे पहले तो एंट्री करती है आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो उसको दिहांग और सियांग के नाम से जाना जाता है। और जब वही जब असम में आ जाती है तो उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या करवाया, आपका पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, जो कि आपका सिंधु से लेके सतलज के बीच में है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या करवाया, कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलज से लेके काली नदी के बीच में है। उसके बाद मैंने नेपाल हिमालय करवाया, काली से लेके तिस्ता रिवर के बीच में। और उसके बाद है आपका असम हिमालय, जो कि तिस्ता से लेके आपका ब्रह्मपुत्र और दिहांग रिवर। यहाँ क्या पूछा था, सतलज और काली के बीच में, तो सतलज और काली के बीच में क्या है, तो हमारा ये कुमाऊं हिमालय है, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन की द्वितीय मतलब सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है। देखो समझ लो, यहाँ जब भी आपका द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पोल्यूटेंट का बात करेगा, मतलब वो पोल्यूटेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में फॉर्म होते हैं। जैसे कि आपका O3 हो गया। O3 क्या होता है, पहले तो ऑक्सीजन तो वातावरण में है, पर एक और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाता है जिससे हमारा बताता है O3, जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन। ओजोन क्या है, एक आपका लिख लेना, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। नेक्स्ट आपका स्मॉग, स्मॉग जिसको बोलते हैं स्मॉग। अब ये क्या है आपका, तो स्मॉग जो होता है आपका फॉग, कोहरा प्लस आपका क्लाउड, स्मॉग। जब आपका कोहरा और धुआं जब मिल जाता है तो क्या बनाता है, स्मोक बनाता है। तो ये भी क्या है आपका, इसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लिख लेना। तो आपका स्मोक हो गया, ठीक है, ओजोन हो गया। उसके बाद जो आपका अम्लीय वर्षा होता है जिसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है, ये भी क्या आपका एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। आपको अच्छे से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिड रेन हो गया, ओजोन हो गया, स्मोक हो गया, ये सब क्या है आपके सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो गया ये। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, सबसे खतरनाक कोई ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे ज़्यादा हरित गैस, ठीक है, जो हमारे वातावरण को गर्म करता है, क्योंकि हमेशा दरोगा में पूछा जाता है ग्रीन हाउस गैस। तो सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है ये भी पूछा गया, तो 0.03% है। नेक्स्ट इसका यूज़ कहाँ होता है, तो फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। प्लांट CO2 लेता है और वाटर लेता है, दोनों को मिला के आपका फोटोसिंथेसिस करता है। तो कुछ जो आपको ग्रीन हाउस गैसेस आपको याद रखना है, CO2 सबसे पहला याद रखोगे, N2O जिसको आप नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हो, जिसको आप एनेस्थीसिया के लिए भी यूज़ करते हो मेडिकल फील्ड में, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद आपको याद रखना है CH4 जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपको पता है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। और आपका जो गोबर गैस होता है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस कौन सा निकलता है, तो मीथेन निकलता है। और मीथेन आपको पता है जो दलदली, इसको डैम्प गैस भी बोलते हैं, क्योंकि जो दलदली इलाका होता है वहाँ से भी मीथेन गैस निकलता है। और आपका धान का जो खेत होता है, ठीक है, उससे भी मीथेन गैस निकलता है। तो CO2 हो गया, N2O हो गया, CH4 हो गया, और वाटर वेपर, ठीक है, जल वाष्प। जल वाष्प भी क्या है आपका, आपको याद रखना है, ये भी ये क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो आपका वाटर वेपर है, ठीक है, जो ज्वालामुखी जब फटती है तो सबसे ज़्यादा कौन सा गैस निकलता है, तो जल वाष्प ही निकलता है, वाटर वेपर निकलता है। आपको याद रखना है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो CO2 हो गया, N2O हो गया, CH4 हो गया, CFC हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका वाटर वेपर हो गया, ये सब जो है आपके ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, याद रखोगे तो अच्छे से रखना कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और ग्रीन हाउस गैस के बारे में जो चीज़ मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद देखो बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संविधान में, देखो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, देखो पूछा गया था कि जो दरवाज़ा होता है घर का उसको बंद करके नहीं सोना चाहिए। बोलो क्यों, क्योंकि बंद दरवाजा अगर पूरी तरीके से पैक्ड रूम में सोओगे तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड डेवलप हो जाएगा और ऑक्सीजन नहीं रहेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर डेवलप हो गया तो याद रखना ऑक्सीजन से भी ज़्यादा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्षमता या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिनिटी रहता है कि आपका वो ब्लड में घुल जाएगा। तो इसका जो एफिनिटी होता है, ठीक है, घुलने की जो क्षमता होता है आपके ब्लड में वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होता है। तो अगर ब्लड में ये घुल गया तो आप दम घुट के मर जाओगे, इसीलिए बंद दरवाजे में नहीं सोना चाहिए। कंसेप्ट जो समझाए याद रखना, यही पूछा जाएगा। बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है। बंधुआ मतलब होता है बॉन्डेड लेबर। दो चीज़ याद रखना, बॉन्डेड लेबर प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जो
लोगों को उठा के ले जाते हैं, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स लोग को, ठीक है, और क्या होता है बाहर जाके बेच देते हैं, तो इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, ठीक है, और भी लोगों को ले जाते हैं। तो ये बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो रोक का जो बात किया गया, ये किया गया है अनुच्छेद 23 में। 24 में क्या बताया गया? 24 में बताया गया है कि 14 साल से नीचे का जो बच्चा है वो कहीं भी काम नहीं करेगा, ये गैर कानूनी है, याद रखेगा, ये इसमें बताया गया। ये 19 आपको पता है 6 तरीके का स्वतंत्रता का बात किया गया है आपका अनुच्छेद 19 में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखोगे, जो प्रेस का जो स्वतंत्रता होता है, प्रेस का स्वतंत्रता, जो आप प्रेस देख तो प्रिंट मीडिया हो चाहे किसी भी तरीके का मीडिया, उसके स्वतंत्रता का बात किस में किया गया है? तो वो भी 19(1) के ए में क्या किया गया? प्रेस का स्वतंत्रता का बात किया गया है। ये आपको 21 पक्का आपको याद रखना है, क्योंकि 21 का जो ए है, ठीक है, एक अमेंडमेंट किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? आपको पता होगा, 86 अमेंडमेंट 2002 का जो संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें राइट टू एजुकेशन को क्या बनाया गया था? एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था। और हमारा जो 11th नंबर का जो आपका क्या 11th नंबर का जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्योंकि जो हम जब फंडामेंटल ड्यूटीज लाया गया था, ठीक है, 42 अमेंडमेंट 1976 में, तब 10 ही थे। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जब जोड़ा गया तो वो भी 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा, ठीक है। तो इतने 6 था, ये 5 हो गया, ये सब चीज़ आपका हो गया, ठीक है। 6, 5, 4 समझ गए होगे, समझ के करना है, ठीक है, चीज़ थोड़ा टाइम लगेगा बट करना है इसी तरह। अब देखो यहाँ बात किया गया विद्युत धारिता, डेट मीन्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी। देखो इसको इंग्लिश में याद रखना, एक होता है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, जिसका जो यूनिट होता है ये होता है आपका फराड, ठीक है, और एक होता है आपका इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल इंडक्टेंस, ठीक है, तो इसका होता है आपका हेनरी। तो अगर कैपेसिटेंस का बोले तो आपको याद रखना है फराड, और अगर आपको इंडक्टेंस का बोले तो आपको याद रखना है हेनरी। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए, अब ध्यान से समझना। तो 7 का तो हो गया आपका ए, ठीक है। अब देखो यहाँ है आपका कूलम, कूलम किसका होता है? तो ये होता है आवेश यानी कि चार्ज का यूनिट है, ठीक है। यहाँ है एम्पियर, एम्पियर किसका होता है? आपका करंट का। और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का, मतलब वोल्टेज का। अब कुछ पॉइंट याद रखना, पहला फॉर्मूला आप याद रखोगे C=Q/V। C क्या है? आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, जो भी आपको वैल्यू दिया होगा। Q क्या है? आपका चार्ज, जो कि क्या में लिखा जाता है? कूलम में लिखा जाता है। और V क्या है? आपका वोल्टेज। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे। दूसरा आप फॉर्मूला याद रखोगे I=Q/T। I क्या है? करंट, जो कि आप एम्पियर में लेते हो। Q क्या है? आपका चार्ज, जो कि आप क्या लेते हो? कूलम में लेते हो। और T हमेशा याद रखिएगा, T होता है सेकेंड। तो I=Q/T होता है। तो Q का यूनिट क्या हो सकता है? एक तो आपने कूलम बोला, और दूसरा क्या हो सकता है? Q को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो I×T, डेट मीन्स एम्पेयर सेकेंड। ये सब चीज़ आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि आपका क्वेश्चन पेपर जो टफ आने वाला है, ठीक है, स्पेशली साइंस का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, C=Q/V और I=Q/T आपको याद रखना है। अब यहाँ, ठीक है, तो ये सब चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि यूरेनियम की रेडियोधर्मिता विखंडन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। अब यहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से, देखो मैं फिर से आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया गया, बहुत ही डिटेल तक पढ़ाया गया। अब देखो यहाँ है यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम का अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है यूरेनियम का? तो याद रखना 92 होता है, पहला क्वेश्चन। इसका अयस्क के बारे में, ओर के बारे में पूछा जाता है। तो यूरेनियम का जो ओर होता है वो होता है आपका पिच ब्लेंड। मैंने क्या बोला? पिच ब्लेंड, इतना याद रखोगे। नेक्स्ट, अब यहाँ बोला कि यूरेनियम की रेडियोधर्मिता विखंडन का अंतिम, मतलब जो रेडियो एक्टिविटी होता है, ठीक है, उसके बाद जो लास्ट जो प्रोडक्ट बचता है वो क्या है? तो वो है आपका सीसा, डेट मीन्स लीड। अब देखो जब भी रेडियो एक्टिविटी होगा उसमें अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा, गामा निकलेगा। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा? सबसे पहले अल्फा पे क्या होता है? तो +2 पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा पे क्या होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है। और गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, डेट मीन्स ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि अल्फा बीटा का डिस्कवर किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। बट गामा जो है इसका डिस्कवर किसने किया था? तो विलार्ड ने किया था, ठीक है, VILLARD, विलार्ड ने किया था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था
कि जो अल्फा बीटा गामा है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो आयनीकरण जो क्षमता होता है वो किसका ज़्यादा होता है, तो गामा का होता है। बट यही अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता, दैट मीन्स पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो वो गामा का होता है। याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला, सबसे ज़्यादा जो आयनीकरण क्षमता किस में होता है, तो अल्फा में होता है। पर सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता, दैट मीन्स पेंट्रेटिंग पावर, तो आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है, पर पेंट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होता है, गामा का होता है। अच्छे से याद रखोगे। नेक्स्ट, ये जो अल्फा बीटा गामा है, इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है, तो याद रखिएगा गामा जो है सिर्फ ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, दैट मीन्स ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बाकी ये दोनों तो सिंपल किरणें हैं, रेज है। ठीक है, एक पूछा गया था जो कोबाल्ट 60 होता है, ठीक है, कोबाल्ट 60 जिसको आप पता है आपको मेडिकल में यूज़ किया जाता है, तो इसमें से कौन सा वेव निकलता है, तो गामा वेव निकलता है। ये चीज़ आप अच्छे से याद है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एटलीस्ट यहाँ याद रखो। ऑप्शंस पे आते हैं, थोरियम पूछा गया था कि जो थोरियम जो सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये याद रखना केरल में होता है, केरल में होता है। वही आपका यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये आपका कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। और जो आपका थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये केरल में होता है। सब पूछा गया। और याद रखिएगा थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आपका क्या होता है, 90 होता है। और थोरियम का जो आपका अयस्क और क्या होता है, तो मोन्जाइट होता है। सब लिख लेना, ठीक है, या लिख लिख के याद करो। ये समझ में आया आपको। सीसा तो खैर मैंने बता दिया। रेडियम आपको याद रखना, ये भी एक रेडियो एक्टिव है, और प्लूटोनियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियम का डिस्कवर किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 1973। हर साल क्वेश्चन एक आता है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसका चार्ट बना के दिया हुआ है कि क्या क्या आपको याद करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि भारत में बाघ परियोजना का शुरुआत कब हुआ, तो 1973। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो बोला जाता है वो बोला जाता है किसको, कैलाश संकला को बोला जाता है। किसको, कैलाश संकला को बोला जाता है। अब 2-3 पॉइंट जो आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि जो आपका बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट जो कब स्टार्ट हुआ था, तो आपका 1973 में हुआ था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो कैलाश संकला को बोला जाता है। अब 2-3 पॉइंट आपको याद रखना, ये भी याद रख लेना, ठीक है, कि जो 1992 है प्रोजेक्ट एलिफेंट, आपको याद पूछा जाएगा जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट किया गया था 1992 में। 2-3 क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है 1973, तो 1974 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसको रोकथाम के लिए जो एक्ट अधिनियम लाया गया था, कब लाया गया था, जिसको बोला जाता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर एक्ट, ठीक है, कब लाया गया था, तो ये 1974 में लाया गया था। एक पूछा जाता है जो हमारा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को मतलब बचाने के लिए, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लाया गया था, तो आपको याद रखना है 1980 में लाया गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। और वाटर को गंदा करने से बचाने के लिए 1974 में एक्ट लाया गया था। और एक लाया गया था इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए जो एक्ट लाया गया था, ये कब लाया गया था, तो 1986। मेरे साथ फिर से बोलो। सबसे पहले आपने पढ़ा बाघ परियोजना कब लाया गया, तो 1973 में लाया गया। नेक्स्ट आपको पूछा गया कि एलिफेंट परियोजना कब लाया गया, तो 1992 में लाया गया। उसके बाद वाटर पोल्यूशन एक्ट कब लाया गया, तो 1974 में लाया गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब लाया गया, तो 1980 में लाया गया, ठीक है। और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट कब लाया गया, तो 1986 में। जितने भी अच्छे पॉइंट्स इसके बने हैं, हमने आपको स्पेशल वीडियो इसका प्रोवाइड किया है PDF के साथ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा, बेसिक है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखो बक्सर कब हुआ था, आपको 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। कब हुआ था ये, 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था, ठीक है। ये हुआ था, किसके बीच में हुआ था, तो हेक्टर मुनरो, एक तरफ कौन थे, ब्रिटिश की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, और दूसरी तरफ आपके कौन थे, तो 3 लोग थे, मीर कासिम, ठीक है, सिराजुद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो ये इन्होंने तो ये तो गलत हो गया, जिसमें कि वो तीनों हार जाते, ये चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वंदीवास, तो ये हुआ था 1760,
ठीक है, आपने 3 कार्नेटिक वार पढ़ा होगा। कार्नेटिक वार किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो 1760 में क्या हुआ था? हमेशा 2 युद्ध आपको हमेशा याद रखना है। एक याद रखना है 1759 जो कि बैटल ऑफ बेदरा हुआ था, जो कि आपका अंग्रेज और आपका किसके बीच में हुआ था? आपका डच के बीच में हुआ था। और 1760 में क्या हुआ था? बंदीवास का युद्ध, जो कि आपका अंग्रेज और आपके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और आपका फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है, बाकी जो था गलत था। ये याद रखना, ये याद रखना, और ये भी बहुत याद है, देखो इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये। देखो, बैटल ऑफ खेरा या खरदा ये निजाम और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें कि निजाम जो है बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं। बैटल ऑफ खेरा बोलो इसको, या खुरला भी बोलते हैं, या खरदा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1795 में हुआ था, अच्छे से याद रखना। पौंडीचेरी की संधि का अगर हम लोग बात करें तो मैंने क्या बताया था? 3 कार्नेटिक वार हुआ था। जल्दी से बताओ तीनों का डेट क्या था? तो सबसे पहला जो हुआ था 1744 से 48 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1749 से आपका 54 तक हुआ था। और तीसरा क्या हुआ था? 1758 से लेके 63 तक हुआ था। तो पहला कार्नेटिक वार जो हुआ था वो कौन से संधि से अंत हुआ था? एला सेपल की संधि से। दूसरा कार्नेटिक वार जो अंत हुआ था 1754 में, ठीक है, कार्नेटिक वार वो कौन सा संधि से? तो पुडुचेरी की संधि से। तो ये अंग्रेज और आपका फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, और लास्ट वाला जो था आपका पेरिस की संधि से अंत हुआ था। तो ये था 3 कार्नेटिक वार, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से 2-3 चीज याद रखो। अंग्रेज और मराठा के बीच में 2 संधि आप हमेशा याद रखना। एक होता है आपका सलबाई का संधि, ठीक है, जो कि आपका 1782 में हुआ था। और एक होता है आपका एक हुआ था सलबाई का संधि और एक हुआ था बेसिन की संधि। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये हुआ था 1802 में हुआ था। ठीक है, 1802 में। तो याद रखना, ट्रीटी ऑफ सलबाई मतलब सलबाई की संधि और बेसिन की संधि, दोनों डेट याद रखना। 1782 में हुआ था सलबाई की संधि, और बेसिन की संधि जो हुआ था 1802 में हुआ था। ठीक है, और ये दोनों जो हुआ था आपका मराठा और किसके बीच में हुआ था? आपका अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो ये आपको ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया आपका अंग्रेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना, एक 1612 का एक युद्ध हुआ था। 1612 में एक युद्ध हुआ था, ये बहुत कम लोग बट ये क्वेश्चन पूछा गया है, बैटल ऑफ स्वेली। ठीक है, मैंने क्या बोला? बैटल ऑफ स्वेली। तो बैटल ऑफ स्वेली जो हुआ था 1612 में हुआ था। ठीक है, और ये किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था। ठीक है, बैटल ऑफ स्वेली। और कहाँ हुआ था? तो आपका गुजरात के सूरत में हुआ था। ठीक है, तो इतना एटलीस्ट आप लोग यहाँ से याद करके रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत की व्याख्या। तो याद रखिएगा जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है इसको किसने लिखा है? तो आर.सी. दत्त, दैट मीन्स रामेश चंद्र दत्त ने लिखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ है दादा भाई नारोजी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक है वो किसने लिखा है? तो आपको याद रखना है दादा भाई नारोजी ने लिखा है। पहले भारतीय जो आपके ब्रिटेन में, ठीक है, एमपी बने थे, ठीक है, आपको याद रखना है लिबरल पार्टी से, वो कौन थे? तो आपके दादा भाई नारोजी थे। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है? तो दादा भाई नारोजी को बोला जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो इन्होंने, ठीक है, 1866 में, क्या मैंने बोला? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो लंदन में इन्होंने फॉर्म किया था, किसने किया था? तो दादा भाई नारोजी ने किया था। ठीक है, और इन्होंने धन का निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। और उसके बाद इन्होंने पहले पर्सन थे, इन्होंने जो पर कैपिटा इनकम, भारत का पर कैपिटा इनकम इन्होंने कैलकुलेट किया था, जो कि 20 रुपया बताया था। बहुत सारे क्वेश्चन है इनसे, प्लीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, लाल बाल पाल 3 जो एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, बोलते हैं ना एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे, ठीक है, उसमें बिपिन चंद्र पाल भी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपको पता है जो पहला जो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उसमें ये पहला प्रेसिडेंट जो था, जो कि आपका मुंबई में हुआ था, पहला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का 1885 में, उसमें यही प्रेसिडेंट थे। ठीक है, दूध। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके फॉर्म होंगे। देखो, एक होता है डिस्पर्स्ड, अब ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। इसका मैं स्पेशल एक आपको ना ये दे दूंगा, मतलब स्पेशल एक नोट इस पे मैं आपको बना के दे दूंगा। एक होता है, देखिए एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन आप पढ़ोगे, ये आप कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ोगे। ठीक है,
एक होता है इसमें हमें आपको बाद में इसको अच्छे से समझाता हूँ एक नोट बना के। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना कि लिक्विड को लिक्विड में मिला दे तो किसका उदाहरण होगा, ठीक है। लिक्विड को अगर गैस में मिला दे तो किसका उदाहरण होगा। तो दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण यहाँ पूछा गया, तो ये प्यास का उदाहरण होता है। जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्यास या उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सन, ठीक है। ये अब मैं आपको बताऊंगा इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसको अलग से, ठीक है। तो अभी याद रखना दूध किसका उदाहरण है, तो ये याद रखिएगा दूध, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध में जो फैट होता है उसको किससे आप मेजर करते हो, तो ब्यूटोरोमीटर से। क्या मैंने बोला, ब्यूटोरोमीटर से, याद रखिएगा, ठीक है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच में, मैंने आपको बताया सुपीरियर झील बहुत बार, ठीक है, कि सुपीरियर झील जो है, ठीक है, दुनिया का सबसे मीठा झील है। दुनिया का सबसे मीठा झील कौन सा है, तो आपको याद रखना है सुपीरियर झील। और ये कहाँ है, तो अमेरिका और कनाडा में है। बट यही क्वेश्चन चेंज करें कि भारत का जो सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उल्लट झील है, जो कि आपका कहाँ है, आपका कश्मीर में, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, ये सब करवाया हुआ है, कुछ नहीं है सब। देखिए जो जीडीपी का अगर हम लोग बात किया जाए, जिसको हम लोग नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको कैलकुलेट करती है। अब दो तीन चीज याद रखना। सबसे पहले यहाँ आरबीआई दिया हुआ है, ठीक है। आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। बट क्वेश्चन दो तरीके से पूछा था। एक, आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जिसका नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो नेशनलाइजेशन जो किया गया था 1949 में किया गया था, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट। और एनएसएसओ का जो फॉर्मेशन हुआ था, अब याद रखना ध्यान से, 1950 में हुआ था, ठीक है, एनएसएसओ का फॉर्मेशन। और हमेशा 1950 से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को ही हुआ था, 25 जनवरी 1950। इसलिए 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर डे मनाते हैं। तो याद रखिएगा, ये 1950, ये 1935। नीति आयोग आपको पता होना चाहिए, तो नीति आयोग आपको पता है प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन कब फॉर्म हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को, ये भी पूछा गया है, ठीक है, 15 मार्च 1950 को। बट प्लानिंग कमीशन को हटा के आपको पता है कि 1 जनवरी, ठीक है, 2015 से, ठीक है, क्या आ गया है, तो 1 जनवरी 2015 से आपका नीति आयोग आ गया है। अच्छे से याद रखिएगा। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझना भी है आपको। देखिए जो हमारा यहाँ पूछा कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहयोग है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए हमारा जो भी प्लांट है, जो भी पौधा लगाते हैं, इसके लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। नाइट्रोजन के लिए हम लोग इसमें फर्टिलाइजर भी डालते हैं। बट वातावरण में क्या है कि हमारे पास नाइट्रोजन है, बट इस नाइट्रोजन को ये प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते। अगर ले सकते तो फिर हमें फर्टिलाइजर डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं लेता है। प्लांट जो नाइट्रोजन लेता है वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट कौन बनाएगा, तो इसमें दो चीज़ काम करता है। कुछ बैक्टीरिया है जिनका आपको नाम याद रखना है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और कुछ फलदार जो पौधे होते हैं, ठीक है, फलदार जो पौधे होते हैं, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, सेम हो गया, ये सब क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते, ठीक है। तो याद रखना जितने भी फलदार पौधे हैं, जिनके फलदार मतलब जो नीचे ग्राउंड पे रहते हैं और जहां उनका फल खिलता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है, वो है धान। अब ये जितने भी पौधे हैं, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। अब वो बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि 4 दे देगा, आप पूछेगा कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम नहीं करता है, ठीक है। तो आपको पहला याद रखना है राइजोबियम। ये सब मैंने आपको पहले भी करवाया है, ठीक है, तो प्लीज़ सब वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। राइजोबियम, ठीक है। दूसरा होता है आपका एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, एजेटोबैक्टर, ठीक है। उसके बाद है आपका एनेबेना। एनेबेना, ठीक है। तो राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, ठीक है, एजेटोबैक्टर, एनेबेना, ये सब क्या है, बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम करेंगे। ट्राइसम, ट्राइसम सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राइसम आया कब था, ठीक है। तो ट्राइसम का अगर हम लोग बात करें तो ये आया था आपका 1979 में। ये क्या था, तो ट्रेनिंग टू रूरल यूथ, जो रूरल में जो यूथ है उसको क्या करने के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखना इसका फुल फॉर्म ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, ठीक है, फॉर
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ट्राइसम की योजना कब आया था? तो ये ग्रामीण विकास के लिए था, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा देश, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर किसी से नहीं बना बट आपसे बनेगा। मैंने आपको बाल्टिक नेशन करवाया था, सब चीज आपको करवाया हुआ है, ठीक है। बाल्टिक, बाल्टिक से मैंने आपको क्या करवाया था? बाल, बाल मतलब क्या? लटा, तो लटा, लटा से लेटेविया मैंने करवाया था। लटा से मैंने 2 करवाया था, एक तो लेटेविया करवाया था LATVIA और एक करवाया था लुटेनिया, ल्यूटेनिया, ठीक है। तो लटे बाल जैसे देखो, बाल से आपको लट याद आएगा, तो लट से लेटेविया, लट से ल्यूटेनिया, और साथ में मैंने क्या पढ़ा था? जिसके बाल अच्छे होते उसको देख के क्या बोलते हैं लोग? अरे एस्टोनाइज हो जाता है। एस्टोनाइज, एस्टोनाइज मतलब समझते हो, इंग्लिश का वर्ड है यार, एस्टोनाइजिंग होना मतलब अचंबा हो जाना। तो एक मैंने और बताया था, अच्छा बाल देख के वो एस्टोनाइज हो गया, तो एस्टोनाइज से एस्टोनिया, तो एस्टोनिया हो गया, लेटेविया हो गया और ल्यूथेनिया हो गया। ये क्या था? बाल्टिक कंट्री में थे। फिर से बता रहा हूँ, इतना मेहनत किया जा रहा है, अगर आपने नहीं पढ़ा, वीडियो कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। देखिए उसके बाद मैंने बताया था बेलारूस से क्वेश्चन पूछा गया था, बेलारूस से मैंने बताया था कि इसका कैपिटल पूछा गया था, तो मिन्स्क इसका कैपिटल है, ठीक है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहते हैं? आप सबको पता है राष्ट्रवादी कवि किसे कहते हैं, तो ये हेनरी विविन डिजेरियो को कहा जाता है, ठीक है। इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ। हेनरी विविन डिजेरियो से 1926 की बात है। कब मैंने बोला, कब का बात है ये? आपका युवा बंगाल आंदोलन, ठीक है, 1926 बोल रहा हूँ, 1826। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि युवा बंगाल आंदोलन, ठीक है, कि युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी विविन डिजेरियो, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन, युवा बंगाल आंदोलन कब आया था? तो 1826 में। तो युवा बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक थे कौन थे? हेनरी विविन डिजेरियो, और इनको ही आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। 2 पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने, ठीक है, नील दर्पण, नील दर्पण किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। उनका उसका इंग्लिश अनुवाद किसने किया था नील दर्पण का? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गीता है उसका जो है आपका इंग्लिश अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ये सब क्वेश्चंस देखो, यहाँ कहानी नहीं मुझे बताना, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा कहानियाँ बता सके, इससे वो कनेक्ट ये करके नहीं, मुझे आपको वो चीज़ बताना है जो डायरेक्टली एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। बस आपको उसको लिखना है, दिमाग में सेट करना है, बाकी डिटेल में चीज़ों को समझाते हुए वीडियो बना के आपको दिया गया। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? देखो तीनों गोलमेज सम्मेलन का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ जो कुछ नाम है आपको याद रखना है। बाबा साहब अम्बेडकर, तेज बहादुर सुप्रो, ठीक है, मैंने क्या बोला? बाबा साहब अम्बेडकर, तेज बहादुर सुप्रो, उसके बाद MR जयकर, लिख लोगे, ठीक है, MR जयकर, MR जयकर, उसके बाद NM जोशी, NM जोशी, उसके बाद मैंने क्या बोला? BR अम्बेडकर, तेज बहादुर शब्दों, MR जयकर और NM जोशी और CN मुदलियार, CN मुदलियार, CN मुदलियार लिख लो, CN मुदलियार लिख लो। तो ये जो लोग थे वो थे, ठीक है। मुझे जहाँ तक याद है कि आगा खान थे कि नहीं थे, एक बार मैं चेक कर लूँगा, बट इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो A होना चाहिए, ठीक है, कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो तीनों में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट बाबा साहेब अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, NM जोशी और CN मुदलियार थे। आगा खान भी थे आई थिंक, इसको चेक करके देखा जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट जो मैंने बताया वो आप जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची, मैंने बहुत बार इसको अच्छे से आपको करवाया। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2213 में जो मैंने आपको करवाया था कि शिक्षा, वन और नापतोल, ठीक है, ये 3 ऐसे विषय थे। आपको सबसे पता होना चाहिए कि हमारा अनुसूची 7वें अनुसूची में, ठीक है, 7वें अनुसूची में क्या बताया गया है आपको? समवर्ती सूची, संघ सूची, 3 तरीके का सूची का बात किया गया है, जिसमें कि आपका समवर्ती सूची जो है, जिसको हमने कहाँ से लिया? पहला क्वेश्चन याद रखना, अनुसूचियाँ कौन से सूची में है, ठीक है, अनुसूची में दिया हुआ है तो 7th शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है, अनुसूची मतलब शेड्यूल, ठीक है। कितने जो 7th शेड्यूल है इसमें कितने लिस्ट है? तो 3 तरीके की लिस्ट है। एक है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, एक है आपका यूनियन लिस्ट और एक है आपका स्टेट लिस्ट, मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
तो जो ये समवर्ती सूची है इसका कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो आपको याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो वन हो गया, शिक्षा हो गया और नापतोल हो गया, इसको राज्य सूची से हटा के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको आपको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन सा? शिक्षा, वन और आपका नापतोल। ठीक है, तो ये तो समवर्ती हो गया, ये भी समवर्ती हो गया। और जब भी मैंने आपको एक चीज बोला था, समवर्ती सूची मतलब जिसपे दोनों कानून बनाएगा, स्टेट भी बनाएगा और सेंटर भी बनाएगा, तो मतलब मिल के काम करेगा। तो जब भी नियोजन का बात आएगा, प्लानिंग का बात आएगा, वो भी समवर्ती सूची में होगा। और पंचायती राज जो है ये आपका स्टेट लिस्ट का भाग है, मतलब राज्य सूची का भाग है, तो ये डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल में वायु का बुलबुला किसके भांति ये करता है? देखिए, तो ये जल है, जल में अगर कोई बुलबुला है, ठीक है, तो ये जो होगा आपका कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। आपको अगर मायोपिया हो जाता है, दैट मीन्स देखो, एक होता है मायोपिया, एक होता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, मतलब निकट दृष्टि रोग, दूर दृष्टि रोग। तो मायोपिया में क्या होता है, आपका अवतल लेंस को यूज किया जाता है, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि रोग में उत्तल लेंस का आपको यूज किया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। यही क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए कि ठीक है हमारे आंख में कौन सा लेंस है, तो आपको याद रखना कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। आपको ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये बहुत अच्छे से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संताल विद्रोह का। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झारखंड का जो राजमल पहाड़ी है, ठीक है, जो दुमका वाला इलाका है, वहाँ हुआ था। ठीक है, इसके कौन थे? तो सिद्धू एंड कान्हू थे। उसके बाद रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह का बात किया जाए तो 1822 में ये हुआ था। ठीक है, और ये जो कहाँ हुआ था, अगर स्टेट अगर दिया होगा तो याद रखिएगा महाराष्ट्र याद रखिएगा, और अगर इस तरीके से भी दिया होगा सेंट्रल इंडिया, मतलब जो सेंट्रल भारत है उसमें ये हुआ था। ठीक है, अभी के हिसाब से महाराष्ट्र। किसने? चित्तर सिंह ने इसका ये किया था, और ये 1822 में हुआ था। ठीक है, 1822। उसके बाद कोल विद्रोह, ये भी आपका झारखंड में हुआ था, छोटा नागपुर प्लेट्यू में। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1831-32। ठीक है, और ये जो पागलपंथी विद्रोह है ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, जिसके जो मतलब कह सकते हो जिन्होंने ये चलाया था विद्रोह, कौन था? करम शाह एंड टीपू शाह। करम शाह और मैंने क्या बोला? टीपू शाह। पागलपंथी विरोध, टीपू शाह जो क्या था बेसिकली करम शाह का ही बेटा था। 1822 से 25 के बीच में ये चला था। डेट इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संताल विद्रोह। डेट याद रखिएगा 1855, सिद्धू एंड कान्हू, राजमहल पहाड़ी, दुमका वाला इलाका, झारखंड। उसके बाद है आपका रामोसी विद्रोह, जिसको हम लोग जो चित्तर सिंह ने लीड किया था, 1822, महाराष्ट्र। कोल विद्रोह, बुद्धा भगत, 1831 से 32। ठीक है, आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। और पागलपंथी विद्रोह आपको याद रखना है, मैंने क्या बोला? करम शाह एंड टीपू शाह। करम जैसा कर्म किया वैसा हुआ, करम ऐसा किया था इसलिए पागल हो गया। करम शाह और टीपू शाह, आपको अच्छे से इसका याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि निम्नलिखित कलाकृति, आपको इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सजाना है। कैसे सजाना है? आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यहाँ सजाना है। देखिए, निम्नलिखित युद्ध को कला अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, पहला है आपका वनडीवास कब हुआ था? 1760 में हुआ था। मैंने अभी समझाया। किसके बीच में हुआ था? फ्रेंच और आपका इंग्लिश के बीच में हुआ था। ठीक है, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हुआ था। प्रथम कर्नाटक वार, 3 कर्नाटक वार को मैंने बताया। सबसे पहला कब हुआ था? 1744 से लेके 48। ठीक है, और इसी के बीच में सेंट थोम का वार भी होता है। तो पूछा जाएगा कि सेंट थोम का वार कब हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में। और अगर बोले कि अंबूर का युद्ध कब हुआ था? तो सेकेंड, ठीक है, सेकेंड कर्नाटक युद्ध में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो ये तो हो गया आपका 1744 से 48। उसका वेदरा का युद्ध मैंने अभी बताया था 1759। आपको मैंने क्या बताया था? वनडीवास का युद्ध इंग्लिश और आपका फ्रेंच के बीच में। वेदरा का युद्ध 1759 में किसका? आपका फ्रेंच आपका डच और इंग्लिश के बीच में। और प्रथम एंग्लो मैसूर कब हुआ था? तो 1767 से 69, जिसमें कि आपको पता है मैसूर के जो टीपू सुल्तान के जो पापा जी थे हैदर अली, जिन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था। तो अगर यहाँ देखो तो सबसे पहले कौन सा हुआ होगा? तो सबसे पहले जो हुआ है आपका हुआ है ये 1744, मतलब 2 हुआ है। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, उसके बाद कौन सा हुआ है? 1744 से देखोगे तो उसके बाद जो हुआ है आपका कौन सा हुआ है?
1759 ये हुआ है, मतलब 2 3, तो 2 3 2 3, ठीक है। उसके बाद कौन सा हुआ है, ये हुआ है 2 3 1, ठीक है। तो 2 3 1, तो 2 3 1, उसके बाद वंदीबास 1760, 2 3, फिर से एक बार डेट मिला लो, ठीक है। देखो सबसे पहले 1744 से 48, 1744 सबसे पहले तो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1759 है यहाँ, ठीक है, तो ये क्या होगा 3 होगा। उसके बाद क्या है आपका 1760 है, तो ये 1 होगा, और लास्ट में आपका कौन सा है, तो 4 है, तो ये है आपका, ये सही हो जाएगा, ठीक है। डेट मैंने अच्छे से लिख दिया, अच्छे से समझा भी दिया। किस बौद्ध संगीति के दौरान, ठीक है, अभिधम पिटक की रचना की गई थी, ठीक है। अब देखो बौद्ध का अगर बात किया जाए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनका जन्म कब हुआ था, 463 में हुआ था। इनका डेथ कब हुआ था, तो आपका 483 में हुआ था। तो 463 में इनका जन्म हुआ बीसी में, 483 में इनका देहांत हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और खुशीनगर मल प्रदेश का जो राजधानी था वहाँ इनका देहांत हो गया। सब पूछा गया है, ठीक है, सब क्वेश्चन। अब देखो 3 बुक लिखे गए थे इनके मरने के बाद, ठीक है। पहला बुक जो लिखा गया था, ठीक है, 3 बुक लिखे गए थे, तीनों बुक का मैं बताता हूँ आपको। देखो तो 3 बुक जो लिखे गए थे वो थे आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तीनों याद रखना। सबसे पहले जो आपका जो सुत्त पिटक लिखा गया था, ठीक है, सुत्त पिटक जो लिखा गया था आनंद के द्वारा लिखा गया था, जो सबसे इनके प्रिय शिष्य थे। और इसमें सुत्त पिटक में क्या बताया गया है, तो बुद्ध के उपदेश, बहुत इंपॉर्टेंट, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश। उसके बाद विनय पिटक लिखा गया, किसके द्वारा, ये उपाली के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, तो जो नियम बताया गया, जो मॉन्क है, जो बुद्ध मॉन्क है, जो विहार, विहार मतलब क्या होता है, जहाँ वो रहते हैं, तो जहाँ वो रहेंगे, ठीक है, उसके बारे में वहाँ का क्या नियम होगा वो इसमें बताया गया विनय पिटक। तो आपको सुत्त पिटक आनंद ने लिखा, विनय पिटक उपाली ने लिखा, और अभिधम पिटक जिसमें कि बौद्ध दर्शन के बारे में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। इसको किसने लिखा था, महाकश्यपा। और ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय में हुआ था, तो आपको पता है अशोक के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मुगलीपुत्र तीसा थे, ठीक है। और ये दोनों जो है आपको याद रखना, ये पहले बुद्ध काउंसिल में लिखा गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर से 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस हम लोग बाद में और करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। देखिए कितना टाइम हो गया इसका, 46 मिनट, ऑलमोस्ट 50 मिनट हो रहे। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा एनालिसिस। अगर मैं नहीं भी करता हूँ, आप खुद भी करते हो, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। और एक जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन था वो कोलाइडल सोल्यूशन वाला, उसका मैं आपको वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।